एवरीवन, वन वर्ड की शीट कर रहे थे। वन वर्ड को ही कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट अपना लेक्चर था वहाँ पे मैं आपको ये वन वर्ड की जो 5th नंबर हमारे पास शीट है इसमें मैं आपको क्लियर करवा चुका था 157 तक। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ये इतने वन वर्ड्स मैं आपको याद करवा चुका था। आज बात करते हैं 158 से और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वन वर्ड सीखने की। आपको बस अटेंटिव होने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करूंगा कि ईयरफोन हेडफोन अपने कानों पर रखें और जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अगर आपके पास इस समय आपको लगता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर से किसी और काम में बिजी हो जाएंगे, तो एक बार आप चाहे इस काम को स्किप कर दीजिए। जब आपके पास कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा हो ढंग से इस लेक्चर को समझने का, तभी आप इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, अटेंटिव होकर आपको समझना होगा, तभी आपके वर्ड मीनिंग्स क्लियर होंगे। और एक छोटी सी बात आपको और कहूँगा, वर्ड मीनिंग्स की चाहे आप कितनी भी अच्छी स्टोरी बना लें, जब तक आप उनको रिकॉल नहीं करेंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो याद नहीं होंगे। कम से कम 2 से 3 बार वो आपके आंखों के सामने आएंगे, तब कहीं जाकर वो वर्ड परमानेंटली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आप एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाओगे और उसका फ़ायदा भी ले पाओगे। तो चलिए, आप सब इंटेलिजेंट है, समझदार है, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ, समझ में आ गई होगी आपकी बातें। बात करते हैं आज के पहले हमारे वन वर्ड की, दैट इज़ 158। One who believes strongly that only his personal opinions or beliefs are correct, इसको बोलते हैं डॉगमेटिस्ट। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन वर्ड होंगे उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं की कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको मैं आपको पहले बता दूंगा, इसलिए रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा डॉगमेटिस्ट अच्छा वन वर्ड है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझेंगे इसको। ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, दैट ओनली हिज पर्सनल ओपिनियंस, उसके खुद के जो ओपिनियंस हैं और बिलीव, जो उसके विश्वास है ना, वो क्या सही है। जो क्या मानता है, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब यहाँ पे अपने आप में वो इसने क्या मान लिया कि वो जो सोचता है, जो समझता है, जिस पर वो विश्वास करता है वही सही है भाई। वो किसी और दूसरी बात पर विश्वास नहीं रखता। रूढ़िवादी मतलब जैसा वो हमेशा सोचता है वैसे ही वो हमेशा आगे कंटिन्यूटी फॉर्म में लेके जा रहा है। अब देखो, पेपर में आपको आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये जो इंग्लिश में यहाँ पे लाइन लिखी पड़ी है एज इट इज ये कि यही मिले। ध्यान रखना इस बात का। वो क्या कर सकता है, लाइन को थोड़ा बहुत चेंज करके, क्योंकि आजकल एग्जाम के पैटर्न जो हैं वो थोड़े टिपिकल होते चले जा रहे हैं। जो कंपटीशन का है उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए आपके एग्जामिनर को भी पता है वो लाइन को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है और ऑप्शन भी बहुत ही रिलेटेबल देगा आपको लगेगा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इसलिए आप उसका प्रॉपर इनर मीनिंग, जो डेप्थ मीनिंग होता है, उसे समझने की जरूर कोशिश कीजिए और यही आपकी हेल्प करेगा। आपको एग्जाम देंगे, आपको पता चल जाएगा इस बात का। तो जो ये मानता है कि मेरी सारी बातें सही है, तो मतलब उसकी जो बुद्धि है वो डॉग, कुत्ते की तरह है। मति का मतलब क्या होता है, मति। देखो, मति आप किसको बोलते हैं, मति का मतलब होता है बुद्धि। मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि। एक कुत्ते जैसा दिमाग हो गया है, जो हमेशा जो करता है वैसा ही मानता है कि मैं जो कर रहा हूं बस वही सही है। तो डॉग मति, तो डॉग के जैसी उसकी मति हो चुकी है, बुद्धि हो चुकी है। वो मतांध है। मतांध का मतलब होता है जो अपने हिम्मत को लेकर अंधा रहता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अपनी हिम्मत को लेकर अंधा रहता है। इट मीन्स जो मानता है कि जो मैं कर रहा हूं बस वही सही है और कुछ सही नहीं है। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं, 159 के बारे में बात करते हैं। ओवरटर्निंग ऑफ अ बोट, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा आता है ये मीनिंग। जब भी कहीं कोई नाव पलटती है तो वो जो न्यूज़पेपर जो सबसे ज्यादा वर्ड अप्लाई करता है दैट इज कैप्साइज। अब देखो, कोई भी नाव का पलट जाना, इसको बोलते हैं अब कैप्साइज। देखो, कोई नाव पलटती है, अगर उसमें एक कैप का मतलब होता है एक टोपी, एक टोपी के जितना भी अगर साइज, टोपी के साइज जितना भी अगर छेद हो जाता है, उसमें इतना सा पानी आ जाता है, तो भी नाव क्या हो सकती है, पलट सकती है। ऐसे स्टोरी बना लो, ऐसे एक पिक्चर क्लियर करो अपने दिमाग में। इमेजिन करो कि एक मान लो नाव है और उस नाव में कैप का मतलब एक टोपी है, उसके टोपी के जितने एक साइज का एक छेद हो चुका है, तो भी वो नाव में पानी भरना शुरू हो जाएगा और नाव क्या हो सकती है, पलट सकती है। ऐसे स्टोरी बनाकर याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 160, अ प्लेस और फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, इसको बोलते हैं क्लॉक रूम। मुझे नहीं लगता आप किसी भी एग्जाम में आएगा ये, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन हाँ, रीट का एग्जाम हो या एलडीसी का कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप कोई सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब नहीं आता, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन एक चीज़ जरूर बताऊंगा इस सेंटेंस में, ये लगेज जो लिखा हुआ है, लगेज एक नाउन है, ये ध्यान रखना। लगेज एक क्या है, नाउन। और याद रखना, लगेजेज कुछ नहीं होता। लगेज का मतलब क्या होता है, सामान। तो लगेजेज नहीं होता, लगेज ही रहता है। इसके आगे आप ESS वगैरह कुछ भी नहीं लगाते। तो एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अपना लगेज रखते हो रेलवे स्टेशन पे, उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। तो आप इसे ये मान के चलिए, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है। आपने क्या किया, आपको पता होता है कि आपने कभी रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम में अपना सामान रखा भी होगा, तो वहां पे एक टाइम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं रख के चले जाओ और अगले साल आके लेके जाओ, नहीं। क्लॉक रूम मतलब जहां पे घड़ी के हिसाब से एक आपको पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी देर बाद आपको अपने इस रूम को, मतलब वो जो जगह है ना, उसको खाली कर देना, अपना सामान निकाल लेना है। क्लॉक रूम, ऐसे अटैच कर लो स्टोरी को।
नेक्स्ट इज 161, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉ। कोई ऐसा आदमी जो विश्वास रखता है कि जो डिस्ट्रॉय करेगा, वो बर्बाद करेगा, खराब करेगा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो मौके पर ऑन द वे जो गवर्नमेंट है और जो कानून बना हुआ है ना, उसको वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अराजकतावादी, अराजकतावादी का मतलब जो अराजकता फैलाएगा, अराजकता का मतलब जो नुकसान करने की सोचता है, उसे बोलते हैं अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, याद रखना आपके लिए जरूरी है अनार्चिस्ट। अब देखो अनार्की होता है, ये सब शासन से रिलेटेड होते हैं। अनार्की ये एक रूट वर्ड मान लीजिए आप, अनार्की जिसको बोलते हैं वो होता है एक शासन। तो अनार्चिस्ट जो क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चिस्ट का मतलब जिसकी इच्छा रहती है, ये जिसकी क्या रहती है, इच्छा रहती है कि जो कानून चल रहा है, जो सरकार चल रही है ना, उसमें मैं कोई ना कोई उसको क्या करूं, डिस्ट्रॉय, उसको बर्बाद करने की कोशिश करूं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं, अनार्चिस्ट। तो अनार्की से आप इसको याद रख सकते हो, अनार्की का मतलब इस शासन से रिलेटेड होता है, तंत्र से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास वन हु हैज एक्वायर्ड स्किल इन ए पर्टिकुलर क्राफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक्वायर कर लिया है, प्राप्त कर लिया स्किल, ठीक है ना, किसमें, एक पर्टिकुलर क्राफ्ट में, किसी कला में। शिल्पकार, शिल्पकार को बोलते हैं आर्टिसन। देखो आर्ट का मतलब होता है कला, और अब कला का जो सन हो, मतलब कोई कलाकार है, उसका जो बेटा भी होगा, सन भी होगा, बेटा भी होगा, वो भी क्या होगा, शिल्पकार भी। उसके अंदर भी वो स्किल्स जो है वो अपने आप ही कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगी। तो जो आपके पिता काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहे किसी भी काम में हो, आपका भी उस काम में इंटरेस्ट रहता है, तो आप में भी वो खूबी देखी जा सकती है। अनुवांशिक कुछ गुण होते हैं कि जो आपके पिता काम करते हैं, वो खूबी आप में भी देखी जा सकती हैं। तो वन हु हैज एक्वायर्ड स्किल इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट, किसी क्राफ्ट में अगर आपने कुछ स्किल्स प्राप्त कर लिए हैं तो आपको कहा जाता है आर्टिसन। आर्टिसन का मतलब होता है शिल्पकार। तो मतलब आर्ट का जो सन, मतलब आर्ट का जो बेटा बन जाता है, उसमें कलाओं की जो स्किल्स हैं वो अपने आप ही कहीं ना कहीं आई जाती हैं। ऐसे आप इसे अटैच करके याद कर लो। फेलोनी वर्ड हमारे पास पहले भी आ चुका है, अ सीरियस क्राइम, एक बहुत ही गंभीर अपराध, महाअपराध, फेलोनी। फेलोनी को आप ऐसे याद कर लो, अगर आप फेल हो जाते हो, बिना किसी मेहनत के फेल हो जाते हो, ठीक है ना, फेल का मतलब गिर जाते हो। एक फेल को याद कर लो, फेल का मतलब असफल हो जाना, तो फेल का मतलब गिरना, फेल का मतलब असफल होना। अगर आप कोई भी काम करे बिना मेहनत के ही अगर आप गिरते हो या फेल होते हो, तो फिर ये आपने क्या किया, महाअपराध किया। आपने मेहनत करी, आपने अपना 100% दिया, और फिर अगर आप असफल होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयास करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप क्या होते हो, फेलोनी, फेलोनी का मतलब आपने फेल होने की, मतलब फेलोनी का मतलब आपने फेलोनी को ही अपना कॉलोनी के अंदर सेट कर लिया, ठीक है ना। आपने कंपनी कौन सी ज्वाइन कर ली, कि फेलोनी, भाई मुझे तो फेल ही होना है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। तो ये क्या आपके लिए एक महाअपराध है, इसे अटैच करके याद कर लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास 164, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। ये सारे मैं आपको सिखा चुका हूँ। मोनोगेमी, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो रूट वर्ड है, अपने आप में याद रखिए। मोनोगेमी, एक ही गेम खेलते हो, मतलब एक पत्नी विवाह, ठीक है ना। एक ही वाइफ रखते हो या एक ही हस्बैंड रखते हो आप, तो एक पत्नी विवाह मतलब आप एक ही शादी करते हो, तो एक ही विवाह करते हो, उसे कहते हैं मोनोगेमी। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये सिखा चुका हूँ। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड, दो बीवियों। अब देखो वाइफ्स किया इसने, तो देखो मैंने आपको बताया था WIFE, यहाँ से F ये हट जाना होता है, और इसको VES में आप कन्वर्ट कर देते हो, इसलिए वाइफ्स बोला इसने। कि दो पत्नियां या दो हस्बैंड होना, इसे बोलते हैं बाईगेमी। एक पति या पत्नी के जीते जी दूसरी से विवाह करना। तो बाई का मतलब क्या होता है, दो, तो दो, और गेम का मतलब मैंने आपको बताया था विवाह, तो दो विवाह आप कर लेते हो, तो दैट इज बाईगेमी। फिर पॉलीगेमी, इस पे भी टाइम नहीं लूंगा, ये भी सिखा चुका हूं आपको। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, कई सारी पत्नियां, तो बहुविवाह प्रति, यहाँ पे वाइफ्स नहीं, यहाँ पे हस्बैंड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पॉलीगेमी, पोली का भी मैंने आपको बताया था, पोली का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके से, कई सारे, खूब सारे, और गेमी का मतलब वही विवाह, तो कई आप शादियां करते हो, दैट इज पोलोगेमी। तो ये आपको मेरे हिसाब से, अब देखो आपकी मैं एक हेल्प करता हूँ यहाँ पे, चाहे मोनोगेमी हो, चाहे ये फेलोनी हो, चाहे बाईगेमी हो, चाहे पॉलीगेमी हो, ये सारे के सारे वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब आपकी नज़रों के सामने, आपके सामने वापस से आए। अगर अभी भी आप इनको याद नहीं कर पाते हो, इट मीन्स आप रिकॉल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, रिवीजन आपका अच्छे तरीके से सही ट्रैक पे नहीं जा रहा है, ठीक है। कोशिश कीजिए वापस से उनको पढ़ने की, वापस से उनको समझने की। अगला देखते हैं। अगला अपने पास, मनी गिवन टू अ वुमेन आफ्टर डाइवर्स। एक औरत को जो आप पैसा देते हो डाइवर्स के बाद, तलाक के बाद, गुजारा भत्ता जो दिया जाता है, उसे बोलते हैं एलिमनी। मतलब एलिमनी का, कोई बीवी है, आप चाहते हो उस अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाना, आप उसे तलाक देना चाहते हो। अब पत्नी गई कोर्ट में, आपने, जज ने कहा कि भाई इसको गुजारा भत्ता देना होगा, तो आप बोलते हो एलिमनी। एलिमनी का देखो, एलिमनी लिखो ना, एलिमनी, ये ले पैसा ले तू, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो बस। एलिमनी का मतलब ये लो मनी, ए लो मनी, ये जितना पैसा है वो सारा पकड़ो, गुजारा भत्ता पकड़ो अपना, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, मुझे डाइवोर्स दो, आप मुझे तलाक दो। आप अपनी पत्नी से इतना परेशान हो चुके हो, एलिमनी, या जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। ऐसे अटैच करके याद कर लो।
ठीक है, याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज एनिमोसिटी, सीख चुके हैं पहले भी, दुश्मनी की भावना, अ फीलिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते, आपकी बड़ी दुश्मनी है उससे। एनिमोसिटी, मैंने आपको इसको एनिमी से याद करवाया था, एनिमी, एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो एनिमिसिटी, एक ऐसा शहर जिसमें आपके दुश्मन ही दुश्मन है, तो उसमें उस शहर में घुसते ही आपके अंदर क्या आ जाएगी, आप अपने किसी एनिमी के शहर से गुजर रहे होते हो, आप किसी सिटी से गुजर रहे हो, और उसमें अगर आपके कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं बनती, वो आपका एनिमोसिटी है। एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा शहर है जिसमें आपका कोई एनिमी रहता था, दुश्मन रहता था, तो दुश्मनी की भावना फिर से आपके मन में आ जाएगी। ये वर्ड मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अगला है अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एपिक बोलते हैं महाकाव्य को, सिखा चुके हैं, एग्जाम में आने लायक नहीं है, इतना पुराना हो चुका है, अब पेपर में नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग नैरेटिव पोइम, एक बहुत ही बड़ी सारी नैरेटिव लिखी हुई पोइम जो होती है उसे बोलते हैं महाकाव्य। जैसे महाभारत है, उसको आपने सुना होगा। अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्चीव, इसे वैसे आर्काइव भी बोल सकते हो, आर्चीव भी बोल सकते हो, लेखागार। अब देखो, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, लेकिन क्या, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं ना, उनको प्राप्त करना चाहते हो, वे वहाँ कहाँ रखे हुए हैं, मुझे सारी हिस्ट्री याद होनी चाहिए। आर्काइव, आर्काइव को आपने याद ऐसे करना है कि आप चाहते हो उन्हें, लेखागार को, जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं कि वो कहाँ पे पड़े हैं। आर्काइव का मतलब होता है अचीव, आर्काइव ऐसा लगता है जैसे अचीव लिखा हो, देखो ए के बाद ये आर को आप एक बार के लिए सोचो कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ऐसा लिखा हो ना अचीव, क्या आप प्राप्त करना चाहते हो कि जहाँ सारे के सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पड़े हैं, मैं उसे अचीव करना चाहता हूँ, ताकि मेरा हिस्ट्री में कभी भी एक भी मार्क्स कम ना हो, मुझे सब पता चले कि कब क्या हुआ था, कौन से सन को हुआ था, क्या तारीख थी, क्या था क्या नहीं था। तो अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आप उन्हें क्या करना चाहते हो, अचीव। तो आर्कीव और अचीव दोनों एक साथ रिलेट करके याद कर लो, पेपर में आएगा, स्टोरी याद आ जानी चाहिए, याद हो जाएगा, कोई टिपिकल बात नहीं है। अगला देखते हैं, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग और एसोसिएशन, कोई आप क्या करते हो, गठबंधन करते हो किसी के साथ, ज्वाइन करते हो किसी को, एसोसिएशन बनाते हो, ठीक है ना, संबंध बनाते हो किसी के साथ, ज्वाइन कर लेते हो किसी की दूसरी पार्टी को, तो अलायंस बोलते हैं। इस अलायंस को आप किससे, देखो अलायंस पार्टीज जो होती हैं, अब जैसे मान लो कांग्रेस ने किसी दूसरी पार्टी के साथ अपना अलायंस कर लिया, मतलब गठजोड़ बना लिया, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ अपना रिलेशन बना लिया, ठीक है, वो उनके साथ जुड़कर आप चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कोई कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रही है, जैसे वोडाफोन और आइडिया का आपने सुना होगा, वोडाफोन और आइडिया मिलकर, जैसे एक अब वोडाफोन आइडिया VI बन गया ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इन्होंने क्या कर लिया है, गठबंधन कर लिया है कि हम जुड़कर मिलकर काम करेंगे। तो अलायंस को आप याद कर लो रिलायंस से, अलायंस को किससे याद कर लोगे, रिलायंस से याद कर लो आप। रिलायंस जो कंपनी है ना, उसने क्या किया, उसके पास ये कला है, वो किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकती है, किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकती है, उनके पास ये कला है, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा है, तो वो क्या कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, जब चाहे जिसके साथ, सरकार के साथ करना हो तो सरकार के साथ, किसी दूसरी कंपनी के साथ करना हो तो कंपनी के साथ, रिलायंस अलायंस ऐसे अटैच कर लो। आगे चलो, अगला पोस्टोमस, मरणोपरांत, हैपनिंग आफ्टर अ पर्सन्स डेथ, कोई भी काम, कोई भी चीज़ होती है, हैपन होती है, घटित होती है किसी व्यक्ति की मौत के बाद। तो किसी, मान लो कोई भी शहीद होता है, अगर उसको मरणोपरांत अगर कोई शौर्य चक्र, वीर चक्र प्रदान करा जाता है, तो लिखा आ रहता है ना न्यूज़पेपर में भी, आप देखते हो पोस्टोमस, ठीक है ना। पोस्टोमस का क्या होता है कि उनकी जो पोस्ट थी, उस पोस्ट के बाद, पोस्टोमस, उनके मरने के बाद, मरणोपरांत उनके मरने के बाद उनकी पोस्ट को क्या दिया गया, सम्मान दिया गया, ठीक है ना, पोस्टमस। या फिर आप यूं मान के चलिए कि आजकल जितनी भी पोस्ट है, अब कौन पोस्ट करता है, कौन पोस्ट ऑफिस में जाता है, आजकल ईमेल का जमाना है, आप मेल करते हो, ठीक है ना, मैसेज करते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, इन पे आप यूज़ करते हो, किसी को मैसेज भेजना होता है, कोई भी न्यूज़ देनी होती है, तो पोस्ट, मतलब मरने के बाद, भाई कुछ लोगों के तो मरने के बाद ये ईमेल वगैरह और ये सब आए हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी लाइफ में देखे ही नहीं थे। तो पोस्टोमस, ठीक है ना, पोस्ट से याद कर लो, तो किसी की पोस्ट से, चाहे तो आप वैसे याद कर लीजिए कि किसी की पोस्ट के बाद, मतलब मरने के बाद उसकी पोस्ट को आपने क्या दिया है, सम्मान दिया है, वैसे अटैच कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 173, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक दूसरे शादी के बिना कोई आदमी एक औरत के साथ या एक औरत एक आदमी के साथ रहती है, तो इसे बोलते हैं रखेल प्रथा। अब रखेल का मतलब ये नहीं कि एक औरत को ही रखा जाए, रखेल का मतलब चाहे आपने किसी और आदमी को ही रखा हो, रखेल प्रथा को बोलते हैं कॉन्क्यूबाइनेज। अब देखो याद करना बड़ा सिंपल है और इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए अब देखो इसे याद कैसे करना है। भी आप अपने मोहल्ले में किसी को लेके आ गए, किसी औरत को लेके आ गए, अब वो आपसे लोग मोहल्ले वाले बोलते हैं कौन कू, अरे भाई किसको लेके आए इस एज में, इस उम्र में ही, कौन को लेके आया इस एज में, कौन को भाई, भाई कौन को भाई, किस एज में, इस एज में तू कौन को लेके आया, ठीक है ना। आपकी शादी हुई नहीं, आप किसी औरत को लेके आ गए अपने साथ रखने के लिए, तो आपको बोलते हैं लोग, आपके मोहल्ले वाले बोलते हैं कौन को, भी कौन को लेके आया है भाई, भाई का मतलब भाई, कौन को लेके आया भाई इस एज के अंदर, इस एज में तू किसको लेके आया, किसको रखेल लेके आया है तू, ऐसे अटैच कर लो स्टोरी को, ठीक है ना, कौन को ऐसे अटैच करके याद रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
भाई शादी के बाद भी अगर आपके अफेयर चलते रहते हैं, व्यभिचार हिंदी में बोलते हैं इसको, अडल्टरी। भाई ये ऐसे काम कौन कर सकता है? अडल्ट ही कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली शादी तो अडल्ट की होती है। अडल्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा अडल्ट बनने की कोशिश कर रहे हो कि आप करते क्या हो कि अपनी शादी के बाद में ऐसे अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो दैट इज अडल्टरी। भी आप अडल्ट हो तभी तो आप ये काम कर पा रहे हो, अडल्टरी। याद रखिएगा, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब शादी के बाद भी जो अफेयर आप करते रहते हो उन्हें क्या बोलते हैं? अडल्टरी। अगला देखो, कंसर्न्ड विद और कॉजिंग अ फियर ऑफ डेथ, मकाबर, इसको बोलते हैं भयावह। कंसर्न्ड विद का यहाँ पे अपने आप ही मतलब क्या बन रहा है कि आप क्या हो जाते हो, आपके अंदर एक ऐसा डर आ गया है, आप कंसर्न्ड हो, उससे चिंतित हो, उसके बारे में विचार कर रहे हो, गंभीर हो रहे हो कि आपके अंदर डेथ का, मौत का आपको डर लगने लग गया है। तो भय, आपको लगता है कि कभी भी मौत आ सकती है, ठीक है ना। भी आप सोचते हो मैं कभी भी कब्र में जा सकता हूं, मैं कभी भी कब्र में जा सकता हूं। बड़ा डरावना लगता है आपको, मैं कभी भी कब्र में जा सकता हूं, आपको लग रहा है मैं कभी भी मर सकता हूं। तो कंसर्न विद और कॉजिंग अ फियर ऑफ डेथ, अगर आप क्या रहते हो? गंभीर रहते हो, चिंतित रहते हो, मौत के डर को लेकर आपके दिमाग में हमेशा बातें चलती रहती हैं, आप उसको लेकर डर में रहते हो, तो दैट इज मकाबरे। या फिर आप इसे मकबरे से याद कर लो कि कभी भी मकबरे में जाना पड़ सकता है, भी कभी भी आप क्या जा सकते हो? मकबरे में जा सकते हो, आपका कभी भी मकबरा बनाया जा सकता है, आप कभी भी मर सकते हो। तो मैं कभी भी कब्र में जा सकता हूं, चाहे तो ये स्टोरी पकड़ लो, या मैं कभी भी कब्र में, एक तो ये स्टोरी, एक मकबरा, सीधा इसको आप मकैबरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा मकबरा पढ़ लो, ऐसे अटैच कर लो, स्टोरी याद रहनी चाहिए बस। नेक्स्ट देखते हैं 167, अ पर्सन्स चाइल्ड और चिल्ड्रन, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं इसे, संतति। कोई पेपर में आने लायक नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात बता देता हूँ, ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता। संतान चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग ही होगा। संतान को बोलते हैं ए पर्सन चाइल्ड और चिल्ड्रन, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक से ज्यादा हो, आप क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। ये वन वर्ड के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, लेकिन क्या पता पेपर में ऑफ स्प्रिंग्स करके एक नाउन का क्वेश्चन बना के आपको जरूर दे दे, याद रखिएगा, ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं? स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, याद करवा देता हूं, स्टोरी बना लेते हैं कि आपकी सारी बसंत ऋतु में आप क्या कर लेते हो कि अपने जीवन के आनंद लेते हो, लेकिन जैसे आपके बच्चे हुए आपको लगता है अब तो सारी की सारी, चाहे कोई बसंत आए, मेरे लिए सब कुछ ऑफ हो चुका है, क्योंकि अब बच्चों को संभालना है, तो अब मैं किसी तरीके की बसंत ऋतु में नहीं कहीं घूमने जा सकता, ना कुछ और कर सकता, क्योंकि मेरे तो बच्चे पैदा हो चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा? ऑफ स्प्रिंग, ऐसे अटैच कर लो। कंडक्ट और लैंग्वेज इंसाइटिंग टू रिबेलियन अगेंस्ट अ लॉफुल गवर्नमेंट, सेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है ना। कंडक्ट और लैंग्वेज इंसाइटिंग, इंसाइट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना किसी को, भड़काऊ कोई भी आप बातें करते हो, टू रिबेलियन, ठीक है ना। रिबेलियन का मतलब अपने आप में विद्रोह करते हो आप, अगेंस्ट अ लॉफुल गवर्नमेंट, एक कानून के तहत चलने वाली सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ भाषण ऐसे देते हो जो क्या करते हैं? इंसाइट करते हैं, आपको भड़काएंगे, ठीक है ना, आपके अंदर विद्रोह करने के भाव जगाएंगे, उसको बोलते हैं आप राजद्रोह। तो सेडिशन बोलते हैं इसे। अब देखो, सेडिशन का मतलब, इसको आप याद रखो एडिशन से, इसको किससे याद रख सकते हो? एडिशन से। राजद्रोह आप करते हो, आपके अंदर एक ऐसे ऐसे एडिशन आ रहे हैं कि जिन एडिशन के अंदर, एडिशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके, ऐसे ऐसे एडिशन आप निकाल के लेके आ रहे हो जिससे आपको गवर्नमेंट को लगता है कि आपके ऊपर राजद्रोह का केस चलाना चाहिए भाई साहब। ऐसे एडिशन निकाल रहे हो आप, नए नए तरीके आ रहे हैं आजकल, अलग अलग तरीके के एडिशन चल रहे हैं। पहले क्या होता था, जब ये सोशल मीडिया इतना नहीं हुआ करता था, तब राजद्रोह का अलग तरीका हुआ करता था। लोग क्या करते थे? भाषण देकर उनके ऊपर पता चलता था कि ये तो राजद्रोह का केस करो इनके ऊपर। आजकल सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया पे आप घर पे बैठे अपने अपने और कुछ ऐसे भाषण दे देते हो, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हो, कुछ ऐसा लिख देते हो और लोगों तक ये सूचना पहुंचा देते हो, फिर सरकार को लगता है इनके ऊपर राजद्रोह का केस करो। भाई ये क्या कर रहे हैं कि जो लॉफुल गवर्नमेंट है ना, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, विद्रोह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम कुछ भी ऐसी कोई भी स्कीम लगा देते हैं और फिर उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। सेडिशन, नए नए टाइप के एडिशन आने लगे हैं, ठीक है ना, जो देश को क्या करते हैं? सैड करते हैं, उदास कर देते हैं। तो एडिशन से याद कर लेना, इसको याद रखना, गलती मत करना, भूलना मत, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेवर फेलिंग, जो कभी फेल होता ही नहीं, मतलब कभी गलती नहीं करने वाला। इनफेलिबल, तो आज याद किया हमने फेल वाला, तो एक आज ही सीखे, उससे याद करो। इनफेलिबल का मतलब जो गिर ही नहीं सकता, जो फेल हो ही नहीं सकता, मतलब जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, इनफेलिबल। अगला देखो, समवन और समथिंग दैट इज बियॉन्ड करेक्शन, सुधारातीत, इनकरेजेबल। समवन और समथिंग दैट इज बियॉन्ड करेक्शन, मतलब सही से पार जा चुका है। इनकरेजेबल, जिसको आप सुधार की उम्मीद करो ही मत, मतलब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, इनकरेजेबल। देखो, करीज को आप किससे याद कर सकते हो? करेक्ट से याद कर लो। करीज को किससे याद कर सकते हो? करेक्ट से। लेकिन इनकरेक्ट का मतलब उसे सही करने की अब जरूरत है ही नहीं, वो सही करने की चीज से पार जा चुका है, ठीक है। पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये सेडिशन जरूर याद रखिएगा। अगला है अपने पास, कंट्रोल्ड बाय वंस इनर सेंस ऑफ व्हाट इज राइट। कोई अपने आप में इनर सेंस, उसके अंदर ही ये भाव जगा हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है,
कंट्रोल्ड बाय वंस इनर सेंस, अपने अंदर ही उसके ऐसे सेंस में उसके ऐसे कंट्रोल कर रखा है उसने अपने आप को कि व्हाट इज राइट, क्या सही है। शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसने खुद ने ये अंतःकरण कर रखा है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको उसने खुद ने समझ रखा है। तो उसने देख रखा है कि कौन साइंस भी, कौन सी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड है, कौन साइंटिस्ट का मतलब है कि कौन सी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड है और कौन सी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इनर सेंस से पता लगा लेता है कि क्या गलत है क्या सही है, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं कौन है साइंटिस्ट। वो किसी साइंटिस्ट को नहीं मानता, उसके इनर सेंस ही उसका साइंटिस्ट है, वो अपने आप ही पता लगा लेता है कि शुद्ध अंतःकरण है, उसको अपने आप पता चल जाता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगला, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, जो इलेक्शन के ट्रेंड को पढ़ता है, अध्ययन करता है उनका, बाय मीन्स किस साधनों के द्वारा, ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स के द्वारा वो पता करता है कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। चुनाव विश्लेषक, जो चुनाव का पता करता है कि भाई कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, ठीक है ना। आप कई बार जैसे चुनाव होते हैं तो आप टीवी पे देखते हो ना, तो वो पता करते हैं कि ओपिनियन पोल्स आती है कि भाई हाँ इस तरफ कौन सी पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, कौन सी पार्टी हार सकती है, ऐसे ओपिनियन पोल्स आती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पी को साइलेंट मानो, सेफोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, पी साइलेंट है यहाँ पे, सेफोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। इसे देखो लॉजिस्ट, पहले तो आपको मैं लॉजी वर्ड सिखाता हूँ। लॉजी जहाँ पे आ जाता है, वो लॉजिक किससे रिलेटेड होता है, अध्ययन से, स्टडी से रिलेटेड, LOGY, ये स्टडी से रिलेटेड होता है। तो लॉजिक, ये यहाँ पे लॉजिक का किसका यूज कर रहा है, देखो सेफोलॉजिस्ट, यहाँ पे सीधा सीधा है कि चुनाव का जो पता करेगा सेफोलॉजिस्ट भी। देखो जिसने क्या लिए हैं, पैसे लिए हैं, जो क्या लिए, जिसने पैसे लिए, और फिर वो क्या करता है, फैलो भी, कौन फेल होगा भी, कौन क्या हो इलेक्शन में कौन फेल होगा, पैसे लेकर जो पता लगा लेता है, उसको पैसे इस चीज़ के मिलते हैं। कोई अच्छा आदमी होता है उसको पैसे इस चीज़ के दिए जाते हैं कि भाई साहब आप अपना ये पकड़ो पैसे और आप पता लगाओ कि कौन जीत सकता है, आपको हम पैसे देते हैं आप पता लगाइए। तो पैसे लेकर जो क्या लगाता है, फोलोजिस्ट, मतलब कौन फेल होगा इसका लॉजिक करता है, इसका लॉजिक लगाता है, वो अध्ययन करता है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे आप इस स्टोरी को अटैच करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है 181, याद रखना इसको, आप भूलना मत, ठीक है। आगे देखते हैं, अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, ये पहले भी सीख चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, तो एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड पहले भी आ चुका है अपने पास। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब, एक्स्ट्रा का मतलब अत्यधिक, जिसकी जरूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा है। और वेज का मतलब क्या होता है, वैसे तो WAGE, वेजेस, वेजेस किसको बोलते हैं, गुजारा भत्ता वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा WAG मान लो आप, एक्स्ट्रा वेज लिखो, जो जितना उसके पास कमाई उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहा है। तो अति व्ययी, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है किस पे, लग्जरी पे, उससे आप याद कर सकते हो। टाइम इस पे इसलिए ज़्यादा नहीं ले रखा क्योंकि पहले सिखा चुका हूं। अगला देखो, यहां पे है अ वर्ड विच इज डेरिवेटिव ऑफ अनदर एंड हैज ए रिलेटेड मीनिंग, पैरोनिम्स बोलते हैं। एक ही मूल से उत्पन्न शब्द, भाई कोई एक ही शब्द होता है उससे कई सारे शब्द बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। शब्द कोई एक ही होता है लेकिन उसके साथ ही आप कोई दूसरे उसमें वर्ड्स जोड़कर और अलग अलग तरीके के शब्द बना लेते हो, दैट इज एक ही मूल से उत्पन्न शब्द, पैरोनिम्स। अब देखो जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो NYM तो सब में ही आ रहा है ना, NYM सब भी आ रहा है। अब पैरोनिम्स का मतलब क्या होता है, सभी प्रकार के पैरे, मतलब जितने भी, पर का मतलब होता है प्रत्येक शब्द किसी ना किसी दूसरे शब्द को बनाता ही बनाता है। अ वर्ड विच इज डेरिवेटिव ऑफ अनदर एंड हैज ए रिलेटेड मीनिंग, ठीक है ना। एक शब्द से जुड़कर कई अलग अलग शब्द बना लिए जाते हैं ना। तो किसी में मान लो आप क्या करते हो कि IGST लगा देते हो, किसी में कुछ जोड़ दिया, किसी में कुछ जोड़ दिया, लेकिन लगभग सारे वर्ड क्या बनते हैं, एक जैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। एक ही जैसे अलग अलग शब्द बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरोनिम्स और होमोनिम्स। अब निम तो दोनों में ही आ रहा है ना, निम दोनों में आ रहा है, लेकिन पीछे कुछ एक शब्द की कमी रख दी गई, लेकिन एक जैसा अर्थ निकाल जाते हैं वो। तो निम का मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, तो अलग अलग ऐसे शब्द चलते रहते हैं, लेकिन एक ही शब्द से मूल उत्पन्न दूसरा शब्द, फिर दूसरा उससे उत्पन्न शब्द आ जाए। अब सिनोनिम्स में समान अर्थी मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स में विपरीत अर्थ उसका बता दो भाई कौन सा होगा। तो ऐसे याद रखना, पैरोनिम्स का प्रत्येक निम, प्रत्येक शब्द एक ही मूल से उत्पन्न शब्द होते हैं सारे के सारे। फिर है टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। भैया स्पेलिंग तो लगभग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम रहता है, लेकिन मीनिंग जो अर्थ उसका होता है ना वो अलग अलग होता है। तो आप अपने पेपर के अंदर भी आपके आते हैं होमोनिम्स कि दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है, अर्थ जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। दिखने में लगभग एक जैसे ही लगेंगे वो। जैसे आपको मैं यहीं पे दिखाता हूँ, एक तो है अपने पास EXCEPT और एक है ACCEPT। अब दिखने में दोनों की अगर आप पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे एक जैसे ही है, एक्सेप्ट, लेकिन भाई साहब अर्थ दोनों में ही रात दिन का फर्क है। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, जो ऊपर लिखा है एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो ये आपने याद रखना है कि होमोनिम मतलब एक ही घर के शब्द हैं
एक ही घर में ही बने हैं वो, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो क्या है, अलग अलग है। होमोनिम मतलब एक ही घर के बने हुए शब्द है, एक जैसे ही दिखते हैं। होमोनिम का मतलब एक ही घर में बने हैं, दिखते तो एक जैसे ही, स्पेलिंग भी लगभग लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन है क्या, अलग अलग अर्थ अलग अलग निकलता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला देखो, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब देखो, निम तो फिर से यार है, NYM तो आ ही रहा है, लेकिन एक्रो का मतलब क्या होता है भी, करो यार, ये जितने भी शब्द हैं इनको करो, आप कैसे भी इनका संक्षिप्त रूप करो। एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है, करो यार कैसे भी, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट है इसको कैसे भी याद करो यार, कुछ छोटा रूप बनाओ इनका, करो यार इनको याद करो, करो एक्रो, करो निम, निम का मतलब इनका संक्षिप्त रूप करो, करो निम, निम का मतलब शब्द है, ये जितने भी शब्द हैं इनको करो यार, कैसे भी याद करो, इनका संक्षिप्त रूप बनाओ और कैसे ना कैसे याद करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला देखो, कैरिकेचर, एन इमेज और इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, ऑफ अ पर्सन इन अ फनी वे, एक मजाकिया लिहाज के अंदर आप किसी की इमेज बनाते हो या उसकी नकल करते हो, मतलब कार्टून या व्यंग्य चित्र बनाते हो। न्यूज़पेपर वगैरह में आपने कई बार देखे होंगे, अलग अलग राजनेताओं के, किसी के भी, किसी खिलाड़ी के, अलग अलग लोगों के कई बार कार्टून बनाए रखते हैं। तो कैरिकेचर मतलब करो भैया कचरा उनका, आपको बुला के लेकर कचरा कर यार, इसका कोई कार्टून बना दे, ठीक है ना, कचरा करो इसका, करी कैचर, करी यार इसका कचरा, करी यार इसका कचरा करो कैसे भी करके, मतलब इसका कुछ भी कार्टून बना दो। अब कार्टून बना दिया, किसी का व्यंग्य चित्र बना दिया, तो आपने क्या किया गया, कैरिकेचर, करो कचरा करो इसका, ऐसे याद कर लो। फिर है वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स, जो ये गुड GOOD लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड्स, वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स, ठीक है ना, जो क्या होती है, लूट का माल, मतलब वैल्यूएबल कीमती चीजें होती है, लेकिन चुराई गई कीमती चीजें हैं, लूट का माल, बूटी, BOOTY लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा से आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, BOOTY लिखा हुआ है। अब शादी में क्या करती है, एक साली अपने जीजा जी के जूते चुराती है, तो जूते क्या होते हैं, महंगे तो होते ही हैं, नो डाउट। अब वो जूते होते हैं महंगे, और बूटी, बूटी का मतलब वो बूट जो होते हैं, वो बूट जो जूते होते हैं उनको चुरा लिया गया, मतलब वो लूट का माल है। तो साली ये सोचती है तो लूट का माल है, अब इनके पैसे कमाएंगे, इनसे पैसे मांगेंगे, तो बूटी, ठीक है ना, तो वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स, ठीक है ना, तो बूट, बूट का मतलब जूते, ठीक है, याद रखना। एक वो गाना भी है ना, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, उसको भी याद रख लो कि लूट का माल है भाई साहब, बीट पे बूटी, तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो बीट पे बूटी का डांस करो और पैसे कमाओ, ऐसे याद कर लो, जैसी जो स्टोरी आपको सही लगे। बाकी मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अटैच होगी। बूट, बूट का मतलब होता है जूते, और जूते क्या है, लूट का माल मानती है सालियाँ अपने जीजा से। ए डांसर ऑन रोप, एक रोप पे जो डांसर करता है, डांस जो करता है, नट बोलते हैं, एक्रोबेट, कई बार एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है, एक्रोबेट, नट। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी मेले में जाते हो, मार्केट में भी निकलते हो, आप देखते हो कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं, वो क्या एक रस्सी के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है ना, डांस करते हैं एक रोप के ऊपर, तो अपने पेट के लिए करते हैं वो ये काम, उनको भूख लगी रहती है भाई, उनको पैसे कमाने कैसे ना कैसे कर, एक्रोबेट, ठीक है ना। तो भाई चलो, फिर आपने क्या किया कि चलो मैं आपको पैसे दूंगा, आप एक काम करो, करो क्या करो, डांस करो इस बैट को लेकर, हाथ में एक बैट पकड़ा दिया कि इस बैट को लेकर आप डांस करो, ठीक है ना, और मैं आपको, आप डांस करो रोप के ऊपर, इस रोप के ऊपर करो भाई, बैट, बैट को लेकर डांस करो इसके ऊपर, तो एक्रोबैट याद रखिएगा, भूलना मत, अच्छा है। नेक्स्ट है लीडिंग एक्टर ऑफ अ ड्रामा, प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट को बोलते हैं नायक, जो किसी भी कहानी का मूल पात्र होता है, मेन हीरो जो होता है उसे बोलते हैं लीडिंग एक्टर ऑफ अ ड्रामा। किसी भी ड्रामा का जो सबसे मेन जो लीडिंग एक्टर होता है ना, उसे बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, दैट इज नायक। अब देखो, जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब भी जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटागोनिस्ट, ठीक है ना, जो प्रोटेक्ट करता है पूरे के पूरे नाटक के अंदर, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ड्रामा के अंदर, दैट इज नायक, जो मेन हीरो होता है, प्रोटागोनिस्ट, ठीक है ना। और एक होता है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब बिल्कुल उसका उल्टा, एंटागोनिस्ट का मतलब एंटी, विपरीत, और प्रोटागोनिस्ट का मतलब जो प्रो होता है। अब वैसे देखो, इसको याद करने का एक और तरीका बताता हूं, प्रो, प्रो का मतलब भी क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था एक दिन पहले की क्लास में कि प्रो का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है, जो थोड़ा सा प्रो बन जाता है। एक होता है नूब, नौसिखिया, और एक होता है प्रो। प्रो का मतलब होता है जैसे किसी खेल के अंदर कोई प्रो प्लेयर होता है, ठीक है ना, तो जो प्रो होता है, प्रो का मतलब जो क्या कर सकता है, लीड करता है। लीड कौन करेगा, जो प्रो होगा, ठीक है ना, जो प्रो खिलाड़ी होगा वो तो लीड करेगा, बाकी सब उसके पीछे पीछे रहेंगे, ऐसे याद कर लो। फिर वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, नोवाइस, तो ये मैं आपको NOV से सिखा चुका हूं, नॉव, इसका मतलब भी क्या होता है, नया, तो नोवाइस का मतलब क्या होता है, जो नो सीख क्या होता है, जो नए नए किसी चीज को सीखता है, रूट वर्ड मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगला देखते हैं, बायस्ड ओपिनियन ऑन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन, प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह। अरे भाई, ये अक्सर मैंने देखा है खूब सारे लोगों में, अच्छे अच्छे लोगों में, कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने आ रहा है और आपके किसी जानकार ने अगर उसकी पहले पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर कर दी कि नहीं यार वो आदमी ठीक नहीं है, तो वो आदमी चाहे कितना ही अच्छा हो, जब वो आपके सामने आता है ना, तो आपने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक पिक्चर क्लियर कर रखी कि वो आदमी वाकई में ठीक नहीं होगा, तो आप क्या कर लेते हो, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, अपने दिमाग में बायस्ड ओपिनियन आपने पहले से ही, बायस्ड ओपिनियन का मतलब एक ऐसी ओपिनियन, एक ऐसा आपने दिमाग में फिट कर लिया ऐसी पिक्चर की वो ठीक नहीं, बेस्ड ऑन रीजन, नॉट बेस्ड ऑन रीजन, जो किसी कारण पे तो बेस्ड है ही नहीं, आपके पास तो कोई कारण है ही नहीं उसे बुरा मानने का,
या उसे अच्छा मानने का। आप जब तक उसके साथ खुद आप उसकी बातें नहीं सुनोगे, उसके काम करने का तरीका नहीं देखोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। मान लो आपको किसी टीचर के बारे में बोल दिया जाता है कि टीचर बड़ा अच्छा है भाई, जब तक आप खुद उसे फील नहीं करोगे, तब तक आप खुद उससे कुछ सीखोगे समझोगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे उससे। तो दैट इज प्रीजुडाइज। प्री का मतलब होता है पहले ही, प्री का मतलब पहले, और जुडाइज का मतलब है आप क्या कर लेते हो, जुडिशियल। पहले से आप जुडिशियल हो जाते हो, पहले से आप जुडिशियल का मतलब आपने पहले से जुडिशरी कर दी, पहले से न्याय कर लिया कि नहीं वो व्यक्ति बुरा है, नहीं वो व्यक्ति अच्छा है, किसी ने कहा और आपने वैसे की वैसी बात मान ली। आपको मैं पर्सनली कहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब तक आप खुद नहीं उसके बारे में, खुद नहीं उसको महसूस करते, समझते, देखते, उसका काम करने का तरीका, उसका समझाने का तरीका, उसका किसी भी एक्ट को करने का तरीका, तब तक आप कोई भी पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज के शिकार मत होइए। पूर्वाग्रह है, याद रखिए। प्री जुडाइज मतलब पहले से, प्री का मतलब पहले से, आप जुडाइज का मतलब आपने अपनी जुडिशरी पहले ही बना ली कि नहीं भैया वो तो बुरा आदमी है, नहीं भैया वो तो बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी भाषण आप देते हो बिना किसी प्रिपरेशन के। कई बार होता है ना, किसी प्रोग्राम में आपको बोलते और अब भाई अगला भाषण देंगे फला फला जी, अब फला फला के बेचारे की कोई तैयारी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सटेम्पोर, तो बिना तैयारी के बेचारे को भागना पड़ता है। तो वो क्या करता है, जैसे उसको ऐसा मौका मिलता है वो टेम्पो लेकर निकल जाता है, टेम्पो, टेम्पोर, एक्सटेम्पोर, टेम्पो लेकर निकल लेता है वो बिना तैयारी के, ठीक है ना। तो टेम्पो लेके आप निकले, जल्दी से आपको पता चला कि आपकी स्पीच है, तो आप टेम्पो लेके भागते हो कि यार जल्दी जल्दी टेम्पो करो, गाड़ी तो बाद में आएगी, मैं टेम्पो लेके निकलता हूँ, एक्स टेम्पोर, मेरी कोई तैयारी भी नहीं है, तो टेम्पो लेके आप निकलते हो तुरंत, ठीक है ना, एक्स टेम्पोर। डेंजरस टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, पेस्टिफेरियस, जो सोसाइटी के किसी भी वेलफेयर के लिए, अच्छे काम के लिए जो क्या घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, उसे बोलते हैं पेस्टिफेरियस। देखो पेस्टिसाइड तो सब जानते हैं आप, पेस्टिसाइड तो आप जो भी फसल होते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, मतलब एक तरीके से जहरीले जो भी जितने भी तत्व होते हैं वो आप फेंकते हो, उनके ऊपर पेस्टिसाइड करते हो। तो देखो जो भी पेस्टिसाइड होते हैं ये पेस्टिफेरियस होते हैं, मतलब अगर इनको आप फेरते रहोगे, फेरियोस, फेरियोस का मतलब अगर आप इनको पेस्टिसाइड को फेरोगे, जितना ज़्यादा पेस्टिफेरियस, जितना इनको आप फेरोगे अपनी ज़मीन पर, उतना ये क्या होंगे, आपके लिए हानिकारक होंगे। पेस्टिफेरिस मतलब आप जितना पेस्ट को फेरते रहोगे, या फिर आप दांतों के पेस्ट से ले लो, आप अपना ब्रश करते हैं तो पेस्ट का यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का जो यूज़ करते हैं, इसको जितना आप अपने दांतों पे फिराओगे उतना ही ज़्यादा वो क्या हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए नीम का दातुन जो जिसको बोलते हैं वो कर लो भाई, पर अब कौन करता है, कोई नहीं करता। तो लोग क्या करते हैं, पेस्ट को फेराते रहते हैं, तो ये क्या हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे याद कर लो। 194 इंपॉर्टेंट है, 193 ध्यान रखना। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू इंसाइट, इंसाइट मैंने आपको बता दिया, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, जो लोगों को भड़काता है, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कोशिश करता है लोगों को भड़काने की, मतलब जनता को भड़काने वाला नेता। डैमेगोग, देखो डैमेज लिखा हुआ है, डैमेज, ठीक है ना, डैमेज, डैमेज का मतलब देखो, एक आपको रूट वर्ड सिखाता हूं, डैम जहां पे आ जाए ये लोगों से रिलेटेड होता है, किससे, लोग से या लोगों से, ये किससे रिलेटेड होगा, लोगों से या लोग से। तो देखो जैसे डेमोक्रेसी होता है तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होता है ना तो डैम आता है ना उसमें, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र। तो डेमेगोग, ठीक है ना, एक तरीके से का रोग है वो, जो डेमेगोग मतलब लोगों को क्या कर देगा, उस रोग में डाल देगा, लोगों को भड़काएगा, लोगों में रोग डाल देगा। तो चाहे ये स्टोरी याद कर लो, चाहे डेमेगोज को आप डैमेज से याद कर लो। डैमेज का मतलब जनता को जो भड़काने वाला जो नेता होता है वो डैमेज करता है सोसाइटी को, समाज को, ठीक है ना, नुकसान करता है वो लोगों का, ठीक है ना, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे वो काम ये ऐसा कर रहा हो, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 195, हैपनिंग एवरी ईयर, जो हर साल होता है, एनुअल। देखो एनुअल का मतलब वार्षिक, तो एनुअल फंक्शन होता है ना, वार्षिक उत्सव, तो जानते हो, मुझे नहीं लगता आपको नहीं आता होगा, ही सबको इसके बारे में पता होगा। तो एनुअल फंक्शन आप जानते हैं, ये सब बड़ा सिंपल सा है। दैट विच हैपन्स इन 2 ईयर्स, जो 2 सालों में होता है, ये वाई लिखा हुआ है ना, जो 2 सालों में होता है उसे बाइनियल बोलते हैं। देखो बाई का मतलब मैं आपको सिखा चुका हूँ, बाई का मतलब भी कहता है 2, तो एनुअल एक साल मतलब वार्षिक, और बाइनियल का मतलब 2 साल, ठीक है। तो दैट विच हैपन्स इन 2 ईयर्स, 2 सालों में जो होता है द्विवार्षिक। फिर दैट विच हैपन्स इन 3 ईयर्स, ट्राइनियल, ट्राई का मतलब 3, बड़ा सिंपल है, मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूंगा, तुरंत याद हो जाएंगे आपको सारे। ट्राइनियल देखो, एनुअल वार्षिक, बाइनियल द्विवार्षिक, ट्राइनियल त्रिवार्षिक, 3 सालों में कोई चीज़ जो काम होता है, जो घटना घटित होती है। दैट विच हैपेंस इन 4 ईयर्स, जो 4 सालों में होती है, क्वाड्रेनियल, ठीक है, 4 साल में एक बार आने वाला क्वार्टर। क्वार्टर में आपको सिखा चुका था, क्वार्टर से, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, चौथा हिस्सा, तो क्वार्टर से याद करवाया था मैंने आपको, पहले भी आ चुका है। फिर है दैट विच हैपेंस इन 5 ईयर, जो 5 सालों में होता है, क्विनेनियल, ठीक है ना, पंचवार्षिक, क्विनेलियन, ठीक है ना। क्वीन को याद रखना आपने, क्वीन का मतलब होता है रानी, राजा, ठीक है ना। क्वीन, कोई भी रानी बनेगा या कोई राजा बनेगा, तो हमारे देश में आपको पता ही, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं खाली। हमारे देश में कोई राजा रानी बनता है, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री जब नया बनेगा वो कितने सालों बाद बनता है, 5 सालों बाद चुनाव होते हैं ना दोबारा, ऐसे याद कर लो। क्वीन का मतलब क्वीन, जो राजा रानी जो बनेगा उसके थ्रू इसको याद रखने की कोशिश करो। फिर अगला क्या है, दैट विच हैपेंस इन 6 ईयर्स, जो 6 सालों में होता है, सेक्सेनियल, देखो सेक्स, 6
ऐसे लिखा हुआ है जैसे 6 लिखा हुआ है। सेक्शनियल का मतलब क्या होता है, प्रत्येक छठे वर्ष होने वाला, तो 6 से याद, सेक्स को आप 6 से याद कर लो। सेक्शनियल का मतलब होता है 6 सालों में होने वाला। फिर सेप्टेनियल, दैट विच हैपन्स इन 7 ईयर्स, 7 सालों में कोई, प्रत्येक 7वें वर्ष होने वाला। सेप्टेनियल, सेप्ट का मतलब 7, सेप्ट का मतलब क्या होता है 7, ऐसे ये अपने आप में हिंदी में आगे अगर इनको बोलोगे तो अपने आप याद हो रहा है। सेप्ट का मतलब 7, ठीक है ना। सितंबर, सितंबर में भी 7 आ रहा है ना, सितंबर 7, ऐसे याद कर लो। फिर दैट विच हैपन्स इन 8 ईयर्स, 8 सालों में। ऑक्टेनियल, ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब ऑक्ट, 8, ऑक्ट, ऐसे एक जैसा साउंड कर रहा है ये, ऑक्ट 8, तो 8 सालों में प्रत्येक 8वें वर्ष होने वाला। ऑक्ट का मतलब 8वां, ठीक है ना, ऑक्ट 8वां, सेप्ट 7वां, सेक्स 6ठा, ऐसे याद करते चले जाओ इन्हें। क्वीन, क्वीन से याद, रानी से याद कर लो, राजा से याद कर लो, 5 सालों में बनता है, ठीक है ना। क्वार्टर, क्वार्टर से याद कर लो, 4 सालों में। ट्राई का मतलब 3 है, बाई का मतलब 2 है, और एनुअल का मतलब 1 है। ऐसे मैंने स्टोरी आपको पहले सिखाई हुई है, उससे अटैच करके आप सारे के सारे याद कर सकते हो। फिर 9वें साल में, प्रत्येक 9वें वर्ष होने वाले को क्या बोल रहे हैं, दैट विच हैपन 9 ईयर्स। नोवेल, नवंबर 9वां, नए से नवंबर, नए से 9वां, ठीक है ना। ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब 8, ऑक्ट 8, ऐसे याद किया था। नौ का मतलब नवंबर, तो नोवेनियल, 9वें साल में। फिर है दैट विच हैपन इन 10 ईयर्स, दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 10 ऐसा साउंड कर रहा है, ऐसे याद कर लो, डेसेनियल। फिर है, ठीक है, याद रखने की कोशिश करो, बड़े सिंपल हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है ये, दैट विच हैपन्स इन 100 ईयर्स, सेंटेनियल, 100 बरस में एक बार होने। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 रन बना ली किसी ने तो सेंचुरी बना ली, तो सेंटेनियल को याद रख लो सेंचुरी से, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। फिर है 60 वर्ष का, अ पर्सन हु इज बिटवीन 60 एंड 69 ईयर, 60 से 69 साल के बीच के जो व्यक्ति होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, सेक्सजेनेरियन। भी उनका जो जेनेरियन का मतलब उनकी जो जनरेशन है वो कहां से है, सेक्सजेनेरियन, 60 वर्ष का। तो आप सेक्स का पहले 6 से आप रिलेट कर चुके हो उससे, ठीक है ना। सेक्सजेनेरियन का मतलब क्या होता है, 60 वर्ष का, किसी व्यक्ति की उम्र 60 से 69 साल के बीच में है। फिर 70 से 79 साल के बीच में है, 70 से 79, 70 से 79 साल के बीच में है। सेप्टू, वही है, सितंबर फिर से आ रहा है, सेप्टुजेनेरियन, ये याद रखना, 70 वर्ष का। 70 से 79 के बीच में अगर किसी की उम्र होती है। फिर 80 से 89 के बीच में अगर किसी की उम्र है, ऑक्टाजेनेरियन, ठीक है ना। ऑक्टा का मतलब आज ही आपने ऑक्ट का मतलब 8 सीखा है। फिर 90 बरस का, 90 से 99 के बीच का जो होता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं इनको स्किप कर सकता था, लेकिन ये एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसे पूछता है वो। तो 90 से 99 वाले को आप क्या बोलोगे, नॉनजेनेरियन, नॉन, नवंबर से याद किया था आपने। फिर अ पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, 100 सालों का कोई याद है, सेंटेनेरियन, 100 वर्षों का, ऐसे याद कर लो। सेंटे आपने सेंचुरी से याद किया था, ठीक है, रहेगा याद। कोई भी अगर आपके डाउट हो, ये लिखा ही पड़ा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे फोन कर दो, व्हाट्सअप कर दो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो इस नंबर के साथ, याद कर लो, बस पूछ लो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो। अगला देखते हैं और याद कर लेते हैं, चलिए। ये क्या कहता है, एन इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। यूटोपिया, राम राज्य, आदर्श लोक, एक ऐसा राज्य है जहां पर सब कुछ सही है, कोई चक्कर नहीं है, वहां पे सारी चीजें क्या हो रही हैं, हर चीज परफेक्ट है, यूटोपिया। तो देखो आपको इसको याद रखना है भी, यूटोपिया भी आपने क्या करता है, यूटोप पे, टॉप, टॉप का मतलब होता है शिखर पे, यू, तुम तो टॉप पे रहते हो यार, तुम्हारे तो राम राज्य है, तुम तो टॉप पे रहते हो, तुम्हारी तो कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यूटोपिया का मतलब क्या है, तुम टॉप पे रहते हो, तुम्हारे कोई किसी, तुम्हारा तो जो राज्य है वो कैसा है, एक आदर्श राज्य है, राम राज्य है, आदर्श लोक है, जहां पर हर चीज क्या है, परफेक्ट है। यू टॉप पे, तुम टॉप पे रहते हो, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दैट द बिलीफ दैट मनी एंड पोजेशंस, पोजेशन का मतलब स्वामित्व, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आपको लगता है कि पैसा, ठीक है ना, और स्वामित्व होना ही जीवन में सब कुछ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, मेटेरियलिज्म, इसको बोलते हैं भौतिकवाद, भौतिकता से जो तो इसको मेटल से याद कर लो आप। मेटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको लगता है कि जितने भी मेटेरियल चीजें हैं, जितने भी भौतिकवाद की चीजें हैं, मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे जितने सामान है ये मेरे लिए जरूरी है भाई। तो ये इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, ऐसी सोसाइटी को क्या बोला जाएगा, मेटेरियलिज्म, ठीक है ना, भौतिकवाद। मेटर से याद कर लो इसको, मेटल से। फिर है दैट द बिलीफ दैट नथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। कोई शून्यवादी, शून्यवादी का मतलब है एक ऐसा विश्वास, दैट नथिंग इन द वर्ल्ड, वो क्या है, ऐसा विश्वास कि इस धरती पर, इस संसार में कुछ भी नहीं है, हैज ए रियल एग्जिस्टेंस, वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। भी कोई व्यक्ति ऐसा मान का, नी का मतलब नहीं है, हिल का मतलब पहाड़ी, कोई पहाड़ियां नहीं होती भाई, किसी व्यक्ति ने ऐसा माना कोई पहाड़ी नहीं है, शून्यवादी, कोई पहाड़ वहाड़ कुछ भी नहीं होते, कुछ नहीं है ऐसा। जिसने शून्यवादी, जो ये मानता ही नहीं कि संसार के अंदर कुछ भी, जो रियल एग्जिस्टेंस पहाड़ों की है भी क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता ही नहीं कि पहाड़ों नाम की कोई चीज होती है। हो सकता है वो हिमाचल की तरफ कभी गया ही नहीं हो, अरावली पर्वतमाला उसने कभी ना देखी हो सकता है वो कश्मीर की तरफ नहीं गया हो, मतलब ऐसी जगह ना गया हो जहाँ पे पहाड़ हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि निहिलिस्ट, नहीं है कोई भी हिल,
कोई भी हिल नहीं है किसी भी तरीके का, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई चोटियाँ नहीं है, शून्यवादी जो किसी चीज़ को कुछ मानता ही नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस है भी क्या। ठीक है। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। रेड का मतलब लाल और टैप का मतलब भी क्या होता है, टैप, टेप का मतलब क्या होता है, फीता। तो रेड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आप कोई काम करवाने के लिए चले जाते हो और वहाँ पे आपको लाल फीताशाही में उलझा लिया जाता है कि पहले आधार कार्ड लेके आओ, फिर पैन कार्ड लेके आओ, फिर इसकी फोटो लाओ और इसकी फोटो कॉपी लाओ और फिर इसमें इसको बैंक से रिलेट करो। ऐसे काम सौंप दिए जाते हैं। आपको लगता है यार क्या रेड टेपिज्म है, क्या लाल फीताशाही है, कैसे करवाऊँ मैं मेरा नॉर्मल तरीके से काम। अ रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज, रामबाण औषधि को बोलते हैं भाई साहब। एक ही मान लो चाहे रोग कोई सा भी हो, सबकी एक ही दवाई है। तो पेन मैं आपको रूट वर्ड में सिखा चुका हूं। पेन का मतलब भी क्या होता है, पेन का मतलब होता है ऑल। पेन का मतलब क्या होता है, ऑल। तो पेनाशिया, जितने भी मतलब जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का क्या है, पेन का मतलब ऑल। पेनाशिया एक ही दवाई है सबकी, रामबाण औषधि है। पेन से याद कर लो पेनाशिया, ठीक है ना। तो सिया का मतलब सीता माता से याद कर लो, पेन सिया मतलब सारी सीता माताएं हो जाएंगी तो सभी बीमारियों की एक ही दवाई आ जाएगी। सभी सीता माता है तो किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। अगला है वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छिप कर बातें सुनने वाले को बोलते हैं, छुप छुप कर बातें बोलते हैं इवेस ड्रॉपर्स। इवेस ड्रॉपर को आप ये मान के चलिए, आपने इवेस का मतलब आप ऐसे मान के चलो कि आपने अपने ईयर्स जो हैं, आपने अपने ईयर्स जो है वो ड्रॉप कर रखे हैं। ड्रॉप का मतलब गिरा रखे हैं आपने हर जगह पर। जहां पता करना चाहते हो कि यहाँ क्या चल रही है बातें, आप अपने वहां पे ईयर ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर का मतलब आप अपने ईयर्स ड्रॉप करके आ जाते हो, गिरा के आ जाते हो। वो कान वहीं पे पड़े रहते हैं, वो सारी बातें सुनते रहते हैं चुपचाप। तो छिप छिप कर बातें सुनने वाला। फिर अगला है एन अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। बुके को बोलते हैं, ये बुके लिखा हुआ है गुलदस्ते को। मुझे नहीं लगता किसी भी पेपर में बुके वो पूछने वाला है, लेकिन हाँ मिस पेल्ट के हिसाब से जरूर याद रख लीजिएगा। बुके, बुके की स्पेलिंग देख लो थोड़ी सी, मिस पेल्ट में कल को आ सकती है बुके। अ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रो, ऑर्चार्ड, बगीचे को बोलते हैं कि कैसा बगीचा है, गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रो, जहाँ पे फलों के जो पेड़ हैं वो उगते हैं, उसे ऑर्चार्ड बोलते हैं। अब इसको देखो, आप क्या करते हो, आप कोई ऐसी जगह पे गए घूमने के लिए, आपने देखा यार कि एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे क्या फ्रूट्स लगे हुए हैं पेड़ों पर, तो आप कहते हैं और चरते हैं यार, और चर, और चर का मतलब और चरते हैं, और चरते हैं मतलब और चरते हैं वहीं पे उसी के अंदर, वहाँ पे तो कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, और चर लेंगे और खा लेंगे। तो बगीचा है, कैसा बगीचा। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, एक ऐसा लोगों का समूह जिसमें साधन भी हैं, व्हीकल्स भी हैं, ठीक है ना, और जो जानवर भी हैं, सब एक साथ ही चल रहे हैं भाई। कारवां, हिंदी अर्थ से पता चला, कारवां काफिला, कोई इसमें टिपिकल नहीं है, हिंदी अर्थ से याद हो रहा है अपने आप ही। कारवां, एक ऐसा कारवां चलता जा रहा है जिसमें क्या है, चाहे उस कारवे के अंदर जितने भी, चाहे जानवर हो, चाहे लोग हों, चाहे उनकी गाड़ियां हों, सबके सब क्या कर रहे हैं, सबके सब एक साथ ही चल रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ ही, ट्रैवल टुगेदर, एक ऐसा कारवां। स्पेलिंग भी देख लो कारवां की, वही सेम ही बन रही है। अ प्लेस, द प्लेस वेयर द डेड बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर टेम्परली केप्ट, अस्थायी तौर पर जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो मॉर्चरी मैंने आपको मॉर्ट से सिखा चुका हूँ, ये इस पे मैं टाइम नहीं लूँगा, मॉर्ट से सिखा चुका हूँ मैं। मॉर्ट का मतलब कहता है डेड, ठीक है ना। मॉर्चरी का मतलब कहता है मुर्दा घर, ये घर लिख दिया मैंने, मुर्दा घर। ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रिस्ट, एक प्रिस्ट के द्वारा जो आपको ब्लेसिंग्स दी जाती है, दैट इज बेनेडिक्शन। तो देखो यहाँ एक चीज सीखने वाली बिल्कुल है, बेने। देखो बेने जो वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड है। बेने का मतलब भी क्या होता है, उदार, अच्छा। जहां बेने वर्ड जहां पे अप्लाई होता है ना, वो कुछ अच्छी चीज से, उदारता से रिलेटेड होती है। तो बेनेडिक्शन, और डिक्शन वर्ड मैं आपको सिखा चुका हूं। डिक्शन का मतलब होता है शब्द, डिक्शन का मतलब क्या होता है, अंतिम जो शब्द होते हैं। तो उदार जो शब्द होते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स गिवन बाय प्रिस्ट, किसी भी प्रिस्ट ने, किसी ने भी आपको, किसी पादरी ने, किसी पुजारी ने आपको क्या दिए, ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसने अपने जो बेने शब्द का मतलब उदार जो शब्द आपको बोले, वो क्या दिए उसने आपको, अपना बेनेडिक्शन, एक अपना आशीर्वाद दिया, अपने उदार शब्द उसने प्रयोग किए कि हमेशा जीते रहो, ठीक है ना, हमेशा खूब सक्सेसफुल हो, ऐसे जो भी आपको उदार शब्द उसने यूज करें, इससे आप अटैच करके याद कर सकते हो। बेनिफैक्टर होता है, ठीक है ना, बेनिफिशियल होता है, ये कुछ वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं, बेने वर्ड इनमें आता है, और ये बेने किससे रिलेटेड होता है, उदारता से। आगे देखो, द अवॉइडेंस फ्रॉम रियलिटी ऑफ लाइफ, आप सच से दूर हो जाते हो, पलायनवाद करते हो, अवॉइडेंस का अवॉइड कर लेते हो रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की रियलिटी से आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो। तो एस्केपिज्म, आप एस्केप का मतलब भी क्या होता है, छूट जाना, एस्केप कर लेते हो, आप निकल जाते हो वहां से, पलायन कर लेते हो, एस्केप हो जाते हो, आप अपने जीवन की रियलिटी से एस्केप हो जाते हो, वहां से निकल जाते हैं। एस्केपिज्म का मतलब होता है पलायनवाद, ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला है, सिखा चुका हूं, मैल न्यूट्रिशन, मैंने आपको वर्ड सिखाया था, रूट वर्ड मैल का मतलब क्या होता है, बैड, बुरा, ये सिखा चुका हूं। तो बैड न्यूट्रिशन, बुरा
न्यूट्रिशन जो पोषण आपको मिलता है ये किस तरफ लेके जाता है, कुपोषण की तरफ। तो मैं आपको पहले ये सिखा चुका हूँ इसलिए टाइम नहीं लूँगा। फिजिकल वीकनेस एंड बैड हेल्थ कोज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी की वजह से आपकी अगर हालत खराब होती है, वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, आपका स्वास्थ्य जो है बुरा होता है, खराब होता है, दैट इज कुपोषण। मेल न्यूट्रिशन, तो मेल का मतलब होता है बैड, याद रखना, ठीक है ना। मेलेफैक्टर, और ये मैंने ऐसे कुछ वर्ड आपको याद करवाए भी थे, मेलेडिक्शन, मेलेडी, ये कुछ रूट वर्ड याद करवाए थे, याद रखिएगा, भूलना मत। और नहीं अभी तक सीखे हैं तो लेक्चर देख लो पिछले वाले, याद हो जाएगा। अगले अपने पास द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर टू ए गॉड, एनिमल और ऑब्जेक्ट है, मानवीकरण, अवतारवाद। भी किसी भी ऐसे ह्यूमन कैरेक्टर को, मान लो कोई भी, चाहे वो ईश्वर हो, कोई जानवर हो, या कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, उसको अगर आप क्या करते हो, उसमें ह्यूमन कैरेक्टर को ऐड कर देते हो, मानवीकरण कर देते हो, ठीक है ना। उसके अंदर कोई आप ऐसी चीजें आप डाल देते हो, जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है ना, मैं पर्सोनिफाइड भी बता देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन ये अपने आप में, इसका सिनोनिम बताता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ, पर्सोनिफिकेशन, याद रखना, ये पर्सोनिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, मानवीकरण। तो पर्सोनिफिकेशन वर्ड तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। भी किसी भी निर्जीव वस्तु में अगर आप मानव की कोई विशेषता डाल देते हो, मानवीकरण कर देते हो, जैसे मान लो आपके घर का पंखा है और वो क्या कर रहा है, उसमें आवाज आ रही है अजीबोगरीब, और आपका कोई दोस्त भी वैसी आवाजें कर रहा है, तो आप अपने पंखे को बोलते हो कि यार क्यों मेरे दोस्त के जैसे आवाजें निकाल रहा है। तो पंखा दोस्त के जैसे थोड़ी आवाजें निकाल रहा होता है, उसमें वो गुण थोड़ी आ सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो वो। तो दैट इज एंथ्रोपोमोरिज्म। देखो एंथ्रो, पहले तो एंथ्रो को याद रखो, एंथ्रो ये मैं आपको याद करवाता हूं, तोड़ तोड़ के याद करवाना पड़ेगा इसको। एंथ्रो वर्ड को तोड़ो पहले, सबसे पहले इसको अलग करो। एंथ्रो का मतलब होता है मानव, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, वैसे ही एंथ्रो का मतलब होता है मानव, और एंथ्रो वर्ड मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, एंथ्रो। फिर इसने देखो मॉर्फ, देखो एंथ्रोमॉर्फिज्म, फिज्म भी मैं आपको सिखा चुका हूं, किसी भी चीज के अंदर अगर आप कोई चीज को शामिल करते हो तो दैट इज फिज्म। तो देखो एंथ्रो वर्ड का मतलब मानव से, अगर आपने कोई मानव में कोई चीज, फिज्म का मतलब मानव के अंदर की कोई चीज अगर आपने किसी में फिज्म कर दी है, मतलब शामिल कर दी गई है, तो दैट इज मानवीकरण, अवतारवाद, पर्सोनिफिकेशन, एक साथ जुड़ रहे हैं सारे के सारे शब्द। तो किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर की विशेषता को अगर आप गॉड में, किसी जानवर में, किसी ऑब्जेक्ट में अगर अप्लाई कर देते हो तो दैट इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो स्पेलिंग भी याद कर लेना, और एंथ्रो रूट वर्ड आपको याद रखना है, एंथ्रो का मतलब होता है मानव, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी और ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने आपको सिखाए थे, और फिज्म मैंने आपको सिखाया था किसी चीज में दूसरी चीज शामिल हो जाना, ठीक है। अगला गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट, भाई देखो धर्म तंत्र, जहां पे धर्म के हिसाब से राज चलता है, थियोक्रेसी। तो THE रूट वर्ड मैं आपको सिखा चुका हूं, दोबारा से लिख देता हूं, THE, ये क्या है, रूट वर्ड है, और ये रूट वर्ड किससे रिलेट था, गॉड से। तो जहां पर ईश्वर की बात आ जाए तो भी गॉड की क्रेसी मतलब धर्म तंत्र, जहां पे ईश्वर की बातें होगी तो गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट। फिर भाई साधु संत महात्मा, जो पादरी हैं, जो साधु पुजारी हैं, वो अब क्या करेंगे, सरकार को चलाएंगे। याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला है प्रिटेंड टू हैव क्वालिटीज, बिलीफ्स और फीलिंग्स दैट दे डू नॉट रियली हैव, हाइपोक्रेसी। देखो हाइप करते हो आप किसी भी चीज को, पाखंड, हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पाखंडी, हाइपोक्रेसी, आप पाखंड का यूज कर रहे हो, हाइप करते हो, छोटी सी चीज का भी हाइप कर देते हो, उसको बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने रखते हो, पाखंड कर रहे हो, प्रिटेंड करते हो, बहाना बनाते हो टू हैव क्वालिटीज, कि आप में बड़ी क्वालिटीज हैं, बहुत अविश्वास करते हो, फीलिंग्स आप में ऐसी दैट डू नॉट रियली हैव, जो वाकई में असलियत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पाखंड कर रहे हो आप, ठीक है ना। याद रखिएगा, पाखंड याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा है ये। अगला सीखते हैं, द स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी, तो मैं दोनों ही सिखा चुका हूं आपको। THE गॉड होता है, दोबारा बता देता हूं, और लॉजी मैं आपको फिर बता देता हूं, पहले भी बता चुका हूं, लॉजी किससे रिलेटेड होता है, स्टडी से। तो देखो धर्मशास्त्र, धर्म का जहां पे आप अध्ययन करते हो, द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म का जहां पर आप अध्ययन करते हो, दैट इज थियोलॉजी। फिर है ओलिगार्ची, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्ची। देखो आर्ची फिर से आ रहा है, आज ही सीखा है आपने, ARCHY, आर्ची का मतलब क्या होता है, शासन। आर्ची का मतलब अपने आप में क्या, एक तरीके शासन, कोई तंत्र। तो ओलिगार्ची का मतलब, ओलिगार्ची अल्पतंत्र। ओली का मतलब आप ये मान के चलिए बहुत ही कम लोग हैं, ओली का मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो गार्ची आर्ची कर रहे हैं। ओली का मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, आर्ची का मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो शासन को कर रहे हैं। स्मॉल ग्रुप्स बने हुए हैं, ओली का मतलब क्या है, ऑल स्मॉल स्मॉल हैं जो लोग जो आर्च कर रहे हैं, अल्पतंत्र कर रहे हैं। फिर है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक ही आदमी के पास सारी ताकत आ जाए। ऑटोक्रेसी पहले भी सिखा चुका हूं, ऑटोक्रेसी ऑटोमेटिकली कोई एक ही आदमी, क्रेसी मैंने आपको सिखाई चुका हूं, क्रेसी का मतलब क्या होता है, तंत्र होता है, ठीक है ना। जैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ऑटोक्रेसी एक तंत्र का मतलब कोई एक ही व्यक्ति जो सारा शासन करता है, ऑटोक्रेसी,
ठीक है ना, ऑटोमेटिकली एक ही व्यक्ति सारा के सारे काम कर रहा है। अ सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक ही आदमी के पास सारी ताकत आ चुकी है। फिर अगला है गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मेरिटोक्रेसी, क्रेसी तो आपको पता चली गया, तंत्र को कहते हैं। अब मेरिटोक्रेसी का मतलब जो लोग मेरिट में आए हैं, मतलब मेरिट में आने का मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, बुद्धिजीवी। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब जो बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं वो अगर किसी भी शासन को चलाने, दैट इज मेरिटोक्रेसी, याद रख लेना, सिंपल है। फिर ऑटोनोमी इज द कंट्रोल और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप बाय इटसेल्फ रेदर देन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा नहीं। अब क्या होगा, कंट्रोल होगा सरकार का खुद के द्वारा, सरकार खुद चलाएगी अब अपने काम को, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, कोई दूसरा देश या कोई दूसरा ग्रुप उसको नहीं चलाएगा। जैसे भारत जो था, भारत स्वराज्य की मांग करा करता था, भारत के ऊपर क्या करता था, कोई दूसरे देश ने शासन करा हुआ था, ब्रिटेन के लोग जो रहते थे। फिर भारत ने किसकी मांग करी, ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी का मतलब अब हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमी, अब हम राज्य चलाएंगे, ऑटोनॉमी, ठीक है ना। ऑटो का मतलब स्वयं, अकेला, अकेला कोई देश अब अपने देश को चलाएगा, कोई दूसरा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरा समूह उस देश को नहीं चलाएगा। तो याद रखना, ऑटोनॉमी और ऑटोक्रेसी में फर्क है, दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। ऑटोक्रेसी का मतलब तो कोई एक व्यक्ति तंत्र चलाता है, और ऑटोनॉमी का मतलब है कोई एक देश अपना तंत्र चलाता है, ठीक है ना। तो स्वराज्य, जो राज्य खुद ही अपने हिसाब से जो देश काम करेगा। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, प्लूटोक्रेसी, अब देखो, लूटो जितना लूट सकते हो, और फिर क्रेसी, क्रेसी का मतलब तंत्र बनाओ। भी लूट लूट के जो लोगों ने तंत्र बना रखा है, मतलब सारे वही लूट रहे हैं और वही क्या कर रहे हैं, तंत्र बना रहे हैं, मतलब हम ही लूटेंगे और हम ही क्या करेंगे, शासन करेंगे, राज चलाएंगे। तो लूटोक्रेसी मतलब प्लूटोक्रेसी। तो धनिक तंत्र, जहां पे वेल्थी पीपल, धनिक लोगों के द्वारा जो शासन करा जाता है, धनिक तंत्र। गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पीपल, देखो जीरोनोटोक्रेसी, अब देखो क्रेसी तो तंत्र है ही, जीरोनोटो को आप कैसे याद रखोगे, ग्रोंट, इसको देखो आप जीर्ण शीर्ण से याद कर लो। भी जो जीर्ण शीर्ण हालत में है, भी वृद्ध है, बूढ़े जो लोग हैं जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, जिनकी खुद की हालत इतनी सही नहीं है, तो जीरो, देखो जीरो का मतलब जीर्ण, किससे आप याद रख सकते हो, जीर्ण से। या तो ये स्टोरी याद रख लो, या जो जीरो को आप गिरो से याद कर लो, जो कभी भी गिर सकते हैं, जो कभी भी क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, मतलब वो इतने वृद्ध हैं कि वो चलते चलते कभी भी गिर सकते हैं। तो गिरे हुए लोग जो क्रेसी कर रहे हैं, मतलब जो वृद्ध तंत्र है, ओल्ड पीपल, इससे याद कर लो, जो आपको स्टोरी अच्छी लगे वैसे अटैच कर लो। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, मोनार्की, ठीक है ना, मोनार्की। आर्की तो मैं आपको आज ही सिखाया, मैंने आर्की 3-4 बार अब आपके सामने आ चुका है, तो आई होप अब तो आपको रिलेट हो चुका होगा। आर्की का मतलब तंत्र होता है, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, एक ही रानी या राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है, एक राज, मोनार्की। तो आप इसको याद कर लो मोना से, इसको किससे याद कर लो, मोना। भी आपने कोई मूवी में देखा हो ना, वो कई बार बोलते हैं मोना डार्लिंग, चलो भाई, तो मोना डार्लिंग क्या करिए, अब मोना को ही सारा काम सौंप रखा है, तो मतलब वही सारे के सारे काम कर रही है, मोना को सारा का सारा काम सौंप रखा है, तो एक राजतंत्र है, मोना का ही राज चल रहा है सब जगह पे। हैविंग गुड नेचर्ड क्वालिटीज, एमिएबल, ये वर्ड पहले सीख चुका हूं, टाइम नहीं लूंगा। एमी का मतलब भी क्या होता है, मित्रवत। एमी का मतलब रूट वर्ड है, एमी का मतलब भी क्या होता है, दोस्ताना, मित्रवत जो चीज होती है। तो एमिएबल का मतलब मित्रवत। हैविंग गुड नेचर क्वालिटीज, आप में अच्छे नेचर की क्वालिटीज हैं, तो एमिएबल हो, आपके साथ कोई भी दोस्ती कर ले, पसंद करेगा। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, एक राजा को आप क्या करते हो, सेरेमनी करते हो, एक राज्याभिषेक करते हो, ठीक है ना, राज्याभिषेक, इसे बोलते हैं कोरोनेशन, ठीक है ना। कोरोनेशन का मतलब करोनास, अब किसी भी राजा का अगर आप अभिषेक करते हो, कोरोनास, कोरोनाश, कोरोना का मतलब भी राज्याभिषेक हो रहा है, कोरोनास, करोनास भाई, इसका करो नाश, अब इसका नाश करो भाई साहब। अब देश का नाश करना है तो किसी का क्या कर दो, कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब किसी की सेरेमनी कर दो, उसको एक राजा का क्राउन पहला दो, क्राउन का मतलब उसको एक ऐसा पद दे दो, उसको एक आप ऐसा क्राउन पहला दो, एक ताज पहना दो कि वो नाश करेगा देश का, कोरोनेशन, ठीक है। तो करो नाश भाई साहब, राज्याभिषेक कर दिया, अब ये नाश करेगा सारे मामले का। अगला देखते हैं क्या कहता है ये, इसने कहा है गवर्नमेंट बाय, सॉरी ये ऊपर है गया, एन असेंबली और काउंसिल यूजुअली पोजेसिंग हाई लेजिस्लेटिव फंक्शन, सीनेट को बोलते हैं, अमेरिका में है ना जैसे सीनेट, तो मतलब आप ये मान के चलो अधिसभा एक असेंबली है या काउंसिल है जो यूजुअली क्या करती है, पोजेसिंग का मतलब जिसके अधिकार में होता है हाई लेजिस्लेटिव फंक्शन, जितने भी लेजिस्लेटिव का मतलब जितने भी कानूनी जो भी फंक्शंस हैं, जो भी काम हैं, वो सब के सब उसके हाथ में होंगे। असेंबली जो होगी वो उसके पोजेशन में होगी, उसके पोजेशन का मतलब उसके स्वामित्व में होगी, उसके अधिकार में होगी, उसे बोलते हैं अधिसभा। जैसे हिंदुस्तान में ना लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहां पे सीनेट होता है, उसे अधिसभा के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। और सीनेट को आप याद कर लो कि अमेरिका ने सेना को सौंप रखा है ये काम, सेना, सीनेट पेपर में आने लायक नहीं है भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाना चाहिए।
फिर है अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल पीपल, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी को आप अरस्तु से याद कर लो। अरस्तु क्या था, एक कुलीन था, बहुत ही कुलीन व्यक्ति था। अरिस्टोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है, तंत्र होता है। अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र। अरस्तु से याद कर लो कि अरस्तु नोबल पीपल था, एक नोबल व्यक्ति था, उसके द्वारा अगर सरकार का शासन करा जाता है, लोगों के ऊपर राज करा जाता है, दैट इज अरिस्टोक्रेसी। फिर पॉलिटिकल कंट्रोल बाय ए मोब का मतलब होता है भीड़, तो मोबोक्रेसी। मोब अगर क्रेसी कर रही है, तंत्र कर रहा है, तो भीड़ तंत्र, बड़ा सिंपल है, मोबोक्रेसी। फिर है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा, रिपब्लिक। इंडिया है जैसे रिपब्लिक है, गणतंत्र है रिपब्लिक, जिसमें पब्लिक चुनती है। पब्लिक का मतलब गण, गण का मतलब लोग जो है, तो रिपब्लिक का मतलब लोगों को बार बार चुनने का मौका मिलता है, ठीक है। विच डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, जो किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर होता है, ठीक है ना। सेक्युलर को याद रखना, बड़ा सिंपल से, आजकल तो काफ़ी यूज होता है सेक्युलर, जो उसके किसी तरीके सेक्युलरिज्म होता है ना, जो धर्मनिरपेक्षता। भारत क्या एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है, जो किसी भी रिलीजन का, किसी भी धर्म का फेवर नहीं करती, सबको मान के बराबर मान के चलती है। टू गिव समबडी द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, इन फ्रेंचाइज, आपको फ्रेंचाइजी दी जा सकती है, मताधिकार देना, कि आप चाहो उसको आप अपना वोट दो, आपको फ्रेंचाइजी है भाई, आप बिल्कुल क्या हो, फ्रेंचाइजी में हो, आपके पास कोई आपके ऊपर रोक नहीं है, आप जिसको चाहो वोट दे सकते हो, इन फ्रेंचाइजी, ठीक है ना, इन फ्रेंचाइजी, ठीक है ना। तो सबका, आप चाहे फ्रेंच हो, चाहे कैसे भी हो, आप जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दे सकते हो, ठीक है। चाहे आप फ्रेंच को वोट देना चाहें, चाहे चाइनीज़ को वोट देना चाहें, इन फ्रेंचाइजी, फ्रेंच को दो, ठीक है ना, चाहे चाइनीज़ को दो, आप जिसको वोट देना चाहो दे सकते हो। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, कम्युनिक, सरकारी घोषणा पत्र। कम्युनिक का मतलब देखो, कम्युनिक जो कम्युनल होता है, कम्युनल का मतलब जो लोगों से रिलेटेड होता है। सरकारी घोषणा पत्र सब कम्युनिटी तक जाता है। कम्युनिक का मतलब सारी कम्युनिटी में, समाज के हर वर्ग में जाएगा वो, फिर चाहे वो कोई सी भी जाति का, कोई सी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, उसके पास कम्युनिक का क्या मतलब कहता है कि कैसी टेक्निक है जो कम्युनल होगी, मतलब सारे लोगों के बीच है। कम्युनल का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं सारे कम्युनल हो जाता है, जो सारे समाज होते हैं उन सबके बीच में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जाता है। समवन हु हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। कैपिटल के अंदर, राजधानियों के अंदर ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्होंने अपना पैसा क्या कर रखा होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा होता है, कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। तो लोग चाहते हैं कि राजधानी में कम से कम, हमारा किसी भी स्टेट की राजधानी हो चाहे देश की राजधानी हो, वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्ट हुआ होना ही चाहिए, पूंजीवादी। तो आपका जो भी धन है, आप क्या बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो एक अच्छा खासा अमाउंट अपना, तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करोगे, कैपिटलिस्ट, कैपिटल में, राजधानी में। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो लोग चाहेंगे कि जयपुर में खर्चा हमारा हो, जयपुर में हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। इंडिया में अगर आप चाहते हो तो कि दिल्ली में इन्वेस्ट करें, कैपिटल में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगला है डिजर्विंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम, जो ऐसा घृणित शर्मनाक जो काम होता है जहाँ पे आप पब्लिक की, आपको डिस्ग्रेस या शेम, बुराई भी आपको डिजर्व करते हो आप। इग्नोनिमस, ठीक है ना, इग्नोमिनियस, ठीक है ना। इग्नोमिनियस का मतलब आप इसको याद करना आपने, इग्नो का मतलब आप ये मान के चलिए कि नोमिनस, कोई भी नोमिनस, कोई नो मानस, कोई भी आपको मानस का मतलब व्यक्ति, कोई भी मानस, कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, सब आपको शर्मनाक तरीके से, घृणित तरीके से देखना पसंद करते हैं, कोई आपको मानस के तरीके से नहीं देखना पसंद करता। एक नो मीनियस का मतलब नो मीन, कोई भी मीन का मतलब कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देखना चाहता, ठीक है ना। ऐसे अटैच करके याद कर लो। तो कुछ वर्ड्स हैं, 1 वर्ड जो हमने आज याद किए हैं। रिकॉल जरूर करना, रिकॉल नहीं करोगे तो भूल जाओगे भाई, चाहे कैसी स्टोरी बना लो, किसी भी तरीके से बना लो, याद करना मस्ट आपके लिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।